नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी लोगों के लिए खास खुशखबरी लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज से आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का नया बैच आगाज हो चुका है, जिसमें आपका पेट एग्ज़ाम से संबंधित सभी जो पॉइंट हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी। तो आइए हम देखते हैं आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है हिंदी में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा संधि। ठीक, हिंदी का आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्या है? संधि। ठीक, अब सबसे पहले संधि पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों का पता होना आवश्यक है। पहली बात होती है कि संधि क्या होता है। ठीक, तो संधि की बात करें तो दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि हमने एक वर्ड लिख दिया, वर्ड, तो वर्ड किसे कहते हैं? अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड किसी भी भाषा या भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। ठीक, वर्ड कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें वर्ड किसे कहते हैं, तो हिंदी में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? वर्ड। अब बात आती है संधि की, तो संधि को हमने देखिए दो तरीके से लिखा है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कौन सा तरीका सही है, तो आइए हम जानते हैं ये दोनों तरीके सही हैं। कैसे? तो संधि जो है उसके कुछ रूल होते हैं, पहले उनको जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे दोनों तरीके सही हैं। तो संधि का पहला रूल ये कहता है कि संधि में दो पद होते हैं। संधि में, नोट करते जाइएगा साथ में, संधि में दो पद होते हैं। संधि में दो पद होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि दोनों पद सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब दोनों पदों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। दोनों पद सार्थक होते हैं। तीसरा नियम ये कहता है, जो तीसरा नियम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको नहीं भूलिएगा। और तीसरा रूल ये कहता है कि पहले पद का अंतिम वर्ड, बताइए, पहले पद का अंतिम वर्ड का मेल दूसरे पद के प्रथम वर्ड से होने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। अब बताइए, हमने कितने नियम पढ़े? 3। पहला नियम कहता है कि संधि में दो पद होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि दोनों पदों का कुछ अर्थ होता है। अब ये अर्थ होने का मतलब, वो अर्थ कैसे होंगे? सार्थक। अब आपके मन में कभी कभी ये भी आ जाएगा, सर जी इसका अर्थ बता दीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? तो विश्व में कुछ ऐसे शब्द भी हैं हिंदी डिक्शनरी में कि जिनका अर्थ हो सकता है आपको भी ना मालूम हो, हमको भी ना मालूम हो, लेकिन संधि का नियम ये कहता है कि दोनों पद जो होने चाहिए वो सार्थक होने चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है पहले पद का अंतिम वर्ड, इसको याद रखिएगा, पहले पद का अंतिम वर्ड, दूसरे पद का प्रथम वर्ड आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात करते हैं इस संधि की, तो इसमें कौन सा तरीका सही है, आइए हम जानते हैं। तो सम प्लस धी, दो पदों से मिलकर बना है क्या? हमारा संधि। दो पद कौन कौन से हैं? पहला पद हमारा सम, दूसरा प्लस धी। अब
इसमें देखिए दो पद होते हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये। अब दोनों पदों का अपना कुछ अर्थ होता है। चलिए दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल ये कहता है पहले पद का अंतिम वर्ड। तो बताइए पहले पद का अंतिम वर्ड क्या है? माँ। ठीक, क्या है? माँ। अब ये माँ के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो साइन है इसको कहते हैं हलंत। जब किसी भी वर्ड के नीचे हलंत लग जाए, या हम कह सकते हैं यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो इसका मतलब वो व्यंजन क्या हो जाता है? स्वरहीन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जितने भी व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक। अब दूसरा नियम ये तीसरा नियम जो कहता है पहले पद का अंतिम वर्ड, तो इसका अंतिम वर्ड क्या है? माँ। फिर कहता है दूसरे पद का प्रथम वर्ड, दूसरे पद का प्रथम वर्ड क्या है? धा। लेकिन माँ संबंधी नियम जब हम पढ़ेंगे किसमें? व्यंजन संधि में, तो उसमें नियम यह कहता है यदि माँ का मेल का से लेकर माँ व्यंजन के किसी भी वर्ग से होता है तो जो ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ड है वो अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, या उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। समझ में आया नहीं होगा कि सर जी ने क्या बोल दिया, तो आइए एक बार हम फिर से जानते हैं कि सर जी ने क्या बोला। तो संधि का जो नियम है कि इसमें दो पद होते हैं। ठीक, दोनों पद कैसे होंगे? सार्थक होंगे। तीसरा रूल ये है पहले पद का अंतिम वर्ड। तो पहले पद का अंतिम वर्ड कौन सा है? माँ। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ड क्या है? धा। अब बात आती है इसमें सर जी कैसे संधि हो जाएगा, तो ये जानिए, ये माँ संबंधी रूल होते हैं। व्यंजन संधि में जब हम पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में पढ़ेंगे माँ संबंधी कुछ नियम होते हैं। माँ संबंधी नियम में से ही एक नियम है कि यदि किसी संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ड माँ हो और उसके तुरंत बाद, यदि उसके तुरंत बाद का से लेकर माँ वर्ग का कोई भी वर्ड आ जाता है, व्यंजन वर्ड आ जाता है, तो ये जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ड है, उस द्वितीय पद का प्रथम वर्ड है उससे पहले ये जो माँ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? उसी वर्ग के पांचवें अक्षर या अनुस्वार या पांचवा अक्षर, अनुस्वार या पांचवा अक्षर। तो बताइए पांचवा अक्षर। ठीक, पांचवा अक्षर। अब इसमें बताइए माँ की जगह पर हम अनुस्वार लगाएंगे तो क्या होगा? ये हमारा अनुस्वार का चिन्ह है और ये क्या है? धी। तो बताइए अनुस्वार होने की वजह से ये भी तरीका सही है। दूसरा अगर बात करें ये वाले तरीका की, तो माँ की जगह पर बताइए माँ की जगह पर धा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? बताइए माँ की जगह पर धा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? बताइए त, थ, द, ध, न। बताइए यहाँ पर धा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? न। और न हमारा माँ की जगह पर आ रहा है, और माँ हमारा कैसा है? आधा, मतलब अर्धमात्रिक। तो ना भी हमारा व्यंजन है और वो व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक। तो माँ की जगह पर अगर ना आएगा तो ना कैसा हो जाएगा? आधा। और ये क्या है? ध। तो क्या हो जाएगा? संधि। इस तरीके से ये हमारा दोनों तरीका सही है। ठीक, नहीं समझ में आया एक बार फिर से जान लो। यदि माँ के तुरंत बाद का से लेकर माँ वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तो उसकी जगह पर पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। पांचवा अक्षर आएगा धा की जगह पर तो संधि होगा, और अगर धा की जगह पर अनुस्वार होगा तो ये वाला तरीका सही होगा। ठीक, अब बात करें अगर हम किसकी? संधि की। तो नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन करिए। ठीक, आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, देखिए वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, अब बात करते हैं संधि की। तो आप लोग हिंदी में अगर संधि की बात करें तो संधि हमारा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का।
स्वर संधि, पहला हमारा होगा स्वर संधि, दूसरा हमारा होगा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा होगा विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि। ठीक, अगर हम बात करें संधि की तो आप लोग नोट कर लीजिए कि संधि के प्रकार की, तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? संधि के प्रकार, तो संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक, आगे हम पहले, ठीक, अब यहाँ आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आइए हम जानते हैं। यदि देखिए, अभी आपने पढ़ा कि संधि के जो नियम आपने पढ़े उसमें 3 नियम आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम थे वो आपको बता दिए गए। पहला 2 पद होना चाहिए, दूसरा दोनों पदों का अपना कुछ अर्थ होना चाहिए, तीसरा प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, अब स्वर संधि की बात होगी तो स्वर संधि का मतलब क्या होगा? तो आप लोग जान लीजिए कि स्वर संधि में मेल संधि का मतलब क्या होता है? मेल या मिलना, मेल या मिलना। संधि का मतलब होगा मेल या मिलना। अब संधि का मतलब होता है मेल या मिलना, तो मेल या मिलना किसका होगा? वर्णों का, अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। अब यहाँ स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि हमारा किसे कहते हैं? जब 2 स्वरों का मेल हो, जब 2 स्वरों का मेल होगा, जब 2 स्वरों का मेल हो और उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? विकार। परिवर्तन हो या विकार हो, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब 2 स्वरों का मेल हो और उनके मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब बात आती है स्वर संधि की, तो स्वर संधि हमारे जो मुख्यतः इसके प्रकार की बात आए तो स्वर संधि हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के प्रकार की बात करें, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर जी ये क्या लिख दिया? 5 प्रकार, कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, नोट करिए। देखिए, पहला हमारा जो होगा वो क्या होगा? दीर्घ संधि। पहला हमारा जो संधि होगा वो क्या होगा? दीर्घ संधि। दूसरा संधि जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? गुण संधि। कौन सा होगा? गुण संधि। तीसरा हमारा जो होगा वो कौन सा संधि होगा हमारा? बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर क्या आएगा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा हमारा जो होगा वो क्या होगा? यड़ संधि। ठीक, यड़ संधि। पांचवा हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? पांचवा हमारा कौन सा होगा? अयादि संधि। कौन सा बच्चों? अयादि संधि। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। संधि के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, संधि का मतलब क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है मेल या मिलना। मेल या मिलना किसका होगा? मिलन किसका होता है? 2 लोगों के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग नहीं होंगे, यहाँ होगा क्या? वर्ण। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि, जब 2 स्वरों का मेल होगा तो वहाँ स्वर संधि होगा। स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। ठीक, अब आगे आपको बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। ठीक, अब बात आती है व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो आइए हम जान लेते हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक, इसको मिटाएं बच्चों। चलिए, तो आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो ऑफ हो गया, तो कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये वीडियो आपका ऑफ हो गया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा जो है इसके बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि की अगर बात करें तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? कोई बताएगा आप लोगों में से? बताइए। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो या फिर कोई व्यंजन हो, या देखिए क्या आपने नियम लिखा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या तो क्या हो? व्यंजन हो, तो उनके मिलने से का मतलब क्या होगा? संधि है तो संधि का मतलब होता है मेल या मिलना। तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन संधि हो गया, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। वाक प्लस ईस। बताइए, यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है? वाक है, दूसरा पद है हमारा ईस। और का हमारा स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक। का हमारा व्यंजन है, इसीलिए इसके नीचे क्या लगा है? हलंत। ठीक, अब बताइए व्यंजन का मेल किससे हुआ? बड़ी ई से। और बड़ी ई हमारा स्वर है कि व्यंजन। तो आपने पढ़ा है कि बड़ी ई हमारा क्या है? बताइए, ये हमारा क्या है? व्यंजन। और ये हमारा क्या है? स्वर। व्यंजन और स्वर का मेल होगा, तो बताइए व्यंजन और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब बताइए वाक प्लस ईस मिलकर क्या बनाएगा? वागीश। अब ये आपको बताया जाएगा कि वो ये वागीश कैसे हो गया। ठीक, ये आपको व्यंजन संबंधी रूल जब उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक, अभी आप इतना जानिए कि व्यंजन का मेल अगर स्वर से हो या व्यंजन से, तो वहाँ जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। ठीक, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें? विसर्ग संधि। तो हेडिंग डालिए आप, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि जानने से पहले आप लोग जानिए, ये एक साइन होता है जिसे हम विसर्ग या एक्सक्लेमेटरी विसर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक, ये हमारा जो साइन होता है इसी से पहचान में आ जाता है कि यह हमारा इसका साइन है विसर्ग का। ठीक, अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि क्या होगा? लिखिए, यदि विसर्ग के बाद लिखिए, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए,
यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, क्या है, स्वर या व्यंजन आए, तो यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन आए तो व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा संधि को लिखा कैसे जाता है, संधि के रूल क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा संधि के प्रकार की। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। फिर बात आती है स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का मेल स्वर से हो तो वहाँ पर जो परिवर्तन होगा स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो अगर बात करें व्यंजन की, तो अगर किसी व्यंजन का मेल स्वर से हो या तो व्यंजन से हो तो वहाँ जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो तो वहाँ पर जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। अब आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वो क्या है? स्वर संधि। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि में हम लोगों ने देखा था स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। स्वर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं भैया? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए। चलिए बताइए, स्वर संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि हमारा मुख्यतः, स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो स्वर संधि हमारा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला प्रकार जो होगा वो कौन सा होगा? दीर्घ संधि। आज हम जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? दीर्घ संधि। ठीक, तो लिख लीजिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या है? दीर्घ संधि। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए, दीर्घ संधि। ठीक, अब दीर्घ संधि के बारे में आइए जानते हैं। तो दीर्घ संधि का डिफिनीशन क्या होता है? जब 2 सजातीय ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा या परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक, संधि कहते हैं। अब हम बात करें, जब हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला में हम जानेंगे ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं और दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, ह्रस्व वर्ण की बात करें तो ह्रस्व वर्ण के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनको रखा गया है। और कौन आएगा? री। कौन आएगा? री। ठीक, और वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो इसके अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। ठीक, ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर। अब इसमें बात आती है कि सजातीय। तो सजातीय शब्द लिख दिया हमने, तो सजातीय का मतलब क्या आप लोग ये जानोगे कि सजातीय का मतलब सेम कास्ट? नहीं, सेम यहाँ सजातीय का मतलब होगा कि उनका उच्चारण स्थान क्या हो? उच्चारण स्थान समान हो। मतलब किसी वर्ड का अगर उच्चारण स्थान सेम नहीं है तो वो सजातीय नहीं है। ठीक, अब ये देख लीजिए, जैसे छोटा आ है तो छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, और वहीं बड़ा आ की बात करें तो बड़ा आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है। अब जब 2 सजातीय मतलब कंठ कंठ मिले और इनके मिलने से भी क्या बने? कंठ। मतलब
कंठ से ही उच्चारण हो, मतलब सेम जगह से उच्चारण हो, तो इसी को क्या कहते हैं, सजातीय। अर्थात उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में आपने पढ़ा कि जब दो सजातीय ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा, लिख लीजिए, ह्रस्व का मतलब छोटा, छोटी, अभी आपको बताया गया छोटा ऊ, और दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक, और नियम वही आपका पुराना नियम जो आपने पढ़ लिया है। कौन सा नियम पढ़ा है आपने यही पढ़ा है कि दो पद होते हैं, क्या, दो पद होना चाहिए। दोनों पद कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। दोनों पद कैसे होने चाहिए, सार्थक। ये अगर तीनों पॉइंट आपके दिमाग में अगर बना रहेगा तो आपको संधि आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों पद कैसे होना चाहिए, सार्थक। दोनों पद कैसे होने चाहिए, सार्थक। तीसरा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ठीक, थोड़ा सा राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो आप राइटिंग पर न जाइएगा। ठीक, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, नहीं तो आप लोग ज़्यादा होशियार बनोगे, कहोगे सर जी लिखे क्या हो। अरे भैया हमारी राइटिंग क्या करें, बहुत प्रयास कर रहे हैं, सुधर नहीं रही है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं। अब ये हमारा क्या है, छोटा। अब इसमें देखिए पहला क्या, दो पद होते हैं, तो इसका मतलब पहले ये दो पद तो होंगे ही, संधि का रूल यही है कि दो पद होंगे, दोनों पद क्या होंगे, सार्थक होंगे। तीसरे नियम पे फोकस करते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण का मेल किससे होगा, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से। अब इसमें जो मेल होगा तो छोटा आ, अगर छोटा आ है, इन दोनों का मेल होगा तो इनके मिलने से क्या बनेगा। ठीक, प्रथम पद का मान लीजिए पहला पद क्या है, अंतिम पद क्या है, वर्ण क्या है, आ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, छोटा। तो क्या परिवर्तन होगा। दूसरा ये होगा कि छोटा आ, बताइए छोटा आ से क्या, छोटा आ की जगह पर छोटा आए, या छोटा आ के बाद क्या आ जाए, बड़ा, तब क्या होगा, ये छोटा प्रथम पद का होगा, ये द्वितीय पद का होगा। फिर अगर बात आ जाए बड़ा के बाद छोटा आ जाए, मान लीजिए प्रथम पद में बड़ा आ जाए और द्वितीय पद में छोटा आ जाए, तो क्या होगा। फिर अगर बात करें बड़ा के बाद बड़ा आ जाए तो क्या होगा। ठीक, फिर बात आएगी छोटी ई, देखिए आ का काम खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई। यदि मान लीजिए प्रथम पद में छोटी ई आ जाए, द्वितीय पद में छोटी ई आ जाए तो क्या होगा। दूसरा बताइए, जब छोटी ई के बाद क्या आ जाए, बड़ी ई, तब क्या होगा। या तीसरा ये हो सकता है बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो क्या होगा। ठीक, देखिए जैसे बड़ी का मेल अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ी हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, छोटी, तो क्या होगा। फिर इसके बाद जो अगला होगा वो बड़ी के बाद अगर बड़ी हो तो क्या होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यदि अगर हम बात करें छोटा ऊ, देखिए छोटी ई की भी बात हो गई, बड़ी ई की भी बात हो गई, अब बचा क्या, छोटा ऊ बड़ा ऊ। यदि छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो तो क्या होगा। यदि छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से हो तो क्या होगा। यदि बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो तो क्या होगा। यदि बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से हो तो क्या होगा। ये अगर हम जान गए तो इसका मतलब हमको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ गया। तो आइए हम जानते हैं। देखिए पहला क्या, दो सजातीय आपस में मिलेंगे तो हमेशा क्या होगा, सजातीय आएगा। और देखिए छोटा छोटा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा। ठीक, फिर दूसरा अगर हम बात करें, छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा। बड़ा छोटा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा। और बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा। अब ये बताओ बड़ा बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। और आप सभी लोग जानते हो प्रभाव किसका होगा, जो व्यक्ति बड़ा होगा घर परिवार में उसका भी प्रभुत्व ज़्यादा होता है। तो वैसे अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्ण में प्रभाव किसका होगा, बड़े वर्ण का। ठीक,
अब यहाँ छोटी बड़ी की छोटी छोटी से मिलेगा तो भी क्या बनेगा बड़ी, यहाँ भी क्या बनेगा बड़ी, यहाँ भी क्या बनेगा बड़ी, यहाँ भी क्या बनेगा बड़ी ई। ठीक, ये आप लोग इतना नोट कर लीजिए। फिर आपको इस बड़े ऊ के बारे में बताते हैं। ऊ के बारे में यहाँ देखिए बड़ा ऊ होगा, यहाँ पर क्या होगा बड़ा ऊ होगा, यहाँ भी क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। ठीक, अब उच्चारण स्थान की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ, बड़ा आ का भी उच्चारण स्थान कंठ। छोटी ई के उच्चारण स्थान की बात करें तो छोटी ई का उच्चारण स्थान तालु, और बड़ी ई का उच्चारण स्थान की बात करें तो उसका भी उच्चारण स्थान तालु है। और ऊ की बात करें तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ, अब बड़े ऊ का भी उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ। ठीक, अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं छोटा आ के लिए। पहला एग्जाम्पल है धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको हम मिटा देते हैं, बाद में अभी बताते हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, धर्म प्लस अर्थ में बताइए कितने पद हुए, एक पहला पद ये, दूसरा पद ये, कितने पद हो गए दो। देखिए पहला रूल, दोनों पद का अपना अर्थ है। धर्म का मतलब धर्म होता है, अर्थ का मतलब होता है कुछ ना कुछ मीनिंग होना, या अर्थ का मतलब कहीं ना कहीं अर्थ का मतलब पैसे से भी होता है। ठीक, अब यहाँ आप जानिए धर्म दो पद, दोनों पद कैसे हो गए सार्थक हो गए। अब इसमें बात करते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो बताइए धर्म में अगर वर्ण विक्षेपण करेंगे, वर्ण को तोड़ेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है आ। ठीक, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है आ। बताइए छोटा छोटा आ जैसे ही मिला, इनके मिलने से क्या बना बड़ा आ, क्या बन गया बड़ा आ। तो बताइए धर्म प्लस अर्थ मिलकर क्या बनाएंगे, बताइए ये क्या बन जाएगा, बताइए आ की जगह यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या होगा ध रेफ वाला रा, फिर क्या बना माँ। ठीक, देखिए अगर हम बात करें एक बार थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। अगर इसके वर्णों को तोड़ने की बात करें तो ये माँ के ऊपर रा लगा, इसका मतलब रेफ वाला रा, फिर क्या है माँ, फिर प्लस क्या है अर्थ। ठीक, अब बताओ अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है माँ, माँ से कौन सा वर्ण निकला छोटा, और यहाँ पर कौन सा आ है बड़ा, छोटा आ, इनके दोनों के मिलने से क्या बन गया बड़ा आ। अब बताइए धर्म प्लस अर्थ मिलकर क्या बनाएंगे धर्मार्थ। कैसे बताइए, यहाँ पर बताइए रा तो रहेगा ही रेफ वाला रा हमेशा पंडित जी ऊपर लगते हैं। ठीक, अब ये बताइए माँ पर किसका मात्रा हो जाएगा बड़ा का। देखिए बड़ा का मात्रा हो गया, और यहाँ पर क्या बचा था के ऊपर रा, तो ये क्या बन गया हमारा धर्मार्थ। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बड़ा आग संबंधी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया धर्मार्थ, क्या बन जाएगा धर्मार्थ। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आ प्लस आ, तो इसका एग्जाम्पल होगा देव प्लस आलय। ठीक, देव प्लस आलय। इसमें बताइए अगर हम वर्ण की बात करें तो इस बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है आ। आप सभी लोग एक नियम जानते हैं कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, और स्वर कौन सा छोटा आ। बताइए ये वाह हमारा कैसा है व्यंजन, और व्यंजन है तो इसमें कौन सा स्वर आएगा छोटा आ। अब छोटा आ है तो छोटा आ बड़ा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा बताइए बच्चों, क्या बनेगा बड़ा आ। तो बताइए देव प्लस आल है, तो यहाँ पर बताइए ये क्या हो जाएगा देवालय। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय का आप लोग बताइए क्या होगा, हिम प्लस आलय मिलकर क्या बनाएगा बताइए। यहाँ पर अगर बात करें ही आधा माँ, फिर यहाँ आ प्लस लय, बताइए आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा बड़ा, तो इनके मिलने से क्या बनेगा ही, माँ पर आ का मात्रा, फिर ये क्या हो गया ला, फिर ये क्या हो गया या, क्या बन गया हिमालय। ठीक, इस तरीके से हिम प्लस आलय क्या बनाएगा हिमालय। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है वो हमारा क्या है बड़ा आ का मेल किससे हो जाए छोटा से। पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं।
बड़ा आ का मेल छोटा आ से होगा तो क्या होगा? ठीक, देखिए बड़ा आ का मेल अगर छोटा आ से होगा तो क्या होगा? तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक, परीक्षा प्लस अर्थी। तो बताइए यहाँ से कौन सा वर्ड आया? बड़ा। यहाँ से कौन सा वर्ड आया? छोटा। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो बताइए क्या बन जाएगा? परीक्षार्थी। क्या बन जाएगा? परीक्षार्थी। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? ठीक, आगे चलिए हम अगला नियम देखते हैं। जब बड़ा आ और बड़ा आ हो, ठीक, देखिए बड़ा आ जब बड़ा आ हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप जानिए, महा प्लस आत्मा। बताइए महा प्लस आत्मा। बताइए ये यहाँ से कौन सा वर्ड आएगा? बड़ा। यहाँ से कौन सा वर्ड आएगा? बड़ा। ठीक, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। अब यहाँ आप बताइए, यहाँ आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, सर जी कैसे महा प्लस आत्मा हो गया? तो बताइए यही नियम लग रहा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ड कौन सा? देखिए बड़ा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ड कौन सा? बड़ा। अब ये दोनों मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि संधि का मतलब ही होता है मेल या मिलना। तो बताइए बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। ठीक, महा प्लस आत्मा क्या बनाएगा? महात्मा। ठीक, नोट हो गया हो तो आगे हम लोग देखते हैं। ये आ संबंधी नियम खत्म हो गया। अब हम ई संबंधी नियम देखते हैं। ठीक, इसको मिटा देना। ठीक, पहला हमारा ई संबंधी नियम है, जब छोटी ई का मेल किससे हो? छोटी ई से, तब क्या बनेगा? बड़ी। तो आइए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसे पहले आप लोग लाइन से नोट कर लीजिए, छोटी ई के बाद दूसरा क्या होगा? बड़ी। तो क्या बनेगा? बड़ी। दूसरा हमारा बड़ी ई का मेल किससे हो? छोटी ई से, तो क्या बनेगा? बड़ी। ठीक, इसके बाद बड़ी ई का मेल किससे हो? बड़ी ई से, तो क्या बनेगा? बड़ी ई। ये आप लोग नोट कर लीजिए, तब बताते हैं आगे। ठीक, नोट करिए। ठीक, नोट हो गया। आइए देखते हैं। अब इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा छोटी ई से संबंधित, तो पहला एग्जाम्पल है परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा, नोट करिए, परि प्लस इच्छा। और इसका संधि आप लोग बताओगे कैसे बनेगा। ठीक, परि प्लस इच्छा बनाइए। परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा। अरे ये वाला क्या? परीक्षा छोटी का बनाना है ना। ठीक, परि प्लस इच्छा। इसको आप मिटा दीजिए, ये परीक्षा वाला बाद में करिएगा। पहले आप लोग लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि उस दूसरा एग्जाम्पल देखिए। छोटी का जो होगा अति प्लस यू, लिख लीजिए अति प्लस यू। अति प्लस यू। ठीक, अति प्लस यू लिखिए। इसमें देखिए ये ता है, ता पर कौन सा मात्रा लगा है? छोटी ई का। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ छोटी ई है, ये छोटी ई है, इनके मिलने से क्या बन गया? बड़ी। तो क्या बनेगा? अतियु। ठीक, क्या बनेगा? अतियु। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कवि प्लस इंद्र। क्या होगा? कवि प्लस इंद्र। तो बताइए यहाँ छोटी ई है, यहाँ पर छोटी ई है, तो इनके मिलने से क्या बनेगा?
बताइए यहाँ से छोटी प्लस छोटी इनके मिलने से क्या बना, बड़ी। तो बताइए क्या बन जाएगा, कविंद्र। क्या बनेगा, कविंद्र। ठीक, आइए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जब छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो। तो इसमें अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, परि प्लस इच्छा। क्या लिखा था, परि प्लस इच्छा, यही तो लिखा था। अब बताइए यहाँ से जो हमारा होगा छोटी ई होगा, छोटी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, रा। रा पर कौन सा मात्रा, छोटी ई का, और यहाँ पर बड़ी ई। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी। तो बताइए क्या बन जाएगा, परी। रा पर बड़ी का मात्रा क्या बन जाएगा, परीक्षा। ठीक, आया समझ में, नहीं आया, आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो है वो बड़ी का मेल अगर किससे हो, बताइए बड़ी का मेल किससे हो, छोटी ई से। तब बताइए क्या होगा, बड़ी का मेल अगर छोटी ई से हो तो क्या होगा, देखिए जैसे मही प्लस इंद्र, तो क्या होगा बताइए। अब सभी लोग बता सकते हो, यहाँ से कौन सा वर्ड आया, बड़ी। कौन सा वर्ड आया, बड़ी। यहाँ से कौन सा वर्ड आया, छोटी। तो बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी। तो क्या बनेगा, महेंद्र। क्या बनेगा, महेंद्र। नोट कर लीजिए, क्या बनेगा, महेंद्र। ठीक, लास्ट हमारा जो ई संबंधी नियम है उसमें हमारा जो होगा, बड़ी ई का मेल किससे हो, बड़ी ई से। तो इसमें जान लीजिए, इसमें जैसे रजनी प्लस ईस क्या बनेगा, बताइए। नाक पर कौन सा मात्रा लगा है, बड़ी ई का, तो यहाँ पर बड़ी हो गया। देखिए इसको, ये लास्ट ई संबंधी नियम है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे ज नी प्लस ईस, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो र ज ना के बाद कौन सा, बड़ी ई, और यहाँ पर कौन, बड़ी ई स। बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। तो बताइए तो क्या बन जाएगा, र ज ना है, ना पर बड़ी का मात्रा, नी, फिर क्या बनेगा, स। तो क्या बन जाएगा, रजनीश। क्या बन जाएगा, रजनीश। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों। अब आप आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम, उ संबंधी नियम। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए उ संबंधी नियम हमारा क्या है। तो उ संबंधी नियम में आपने पढ़ा है कि जब छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो जाए तो क्या होगा, बड़ा ऊ। यदि छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से हो तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक, यदि बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यदि बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से हो तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा जो है वो क्या है, छोटा ऊ संबंधी। तो पहला एग्जाम्पल है भानु प्लस उदय। यहाँ पर बताइए ये किसका मात्रा है, छोटे ऊ का। तो अगर हम बात करें तो इस यहाँ से क्या आएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। बताइए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप बताइएगा, हम आपको अच्छे से और डिटेल में पढ़ा देंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। लेकिन हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया संधि संबंधी नियम कि इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण मिलेगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो प्रथम पद का बताइए अंतिम वर्ण क्या है, ना पर किसका मात्रा, छोटे ऊ का। तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, छोटा ऊ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो गया, छोटा ऊ। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, बड़ा ऊ। तब बताइए अब क्या होगा, भानु प्लस उदय, ये क्या बनाएंगे, भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय। नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा बच्चों, भानुदय। अगला देखिए, छोटा ऊ के साथ किसका मेल हो, बड़ा ऊ। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा जैसे लघु, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। भानुदय भी पूछा गया है और ये लघु प्लस ऊर्म भी
पूछा गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, तो लघु प्लस ऊर्ध्व, यहाँ पर बताइए कौन सा मात्रा आया, छोटा ऊ, और यहाँ पर कौन सा मात्रा आया, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाया, बड़ा ऊ। तो लघु प्लस ऊर्ध्व में क्या बनाएगा, ल घा पर अब छोटे ऊ का मात्रा ना होके कैसा हो जाएगा, बड़ा ऊ का, और यहाँ क्या बन जाएगा, लघु ऊर्ध्व। नोट कर लीजिए। ठीक, अब हमारा दो लास्ट के जो दो ऊ संबंधी नियम बचे हैं उसको आइए देखते हैं। ठीक, अब इसमें जो होगा पहला एग्जाम्पल है वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव, बताइए वधु, देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, बड़ा ऊ, यहाँ पर कौन सा आएगा, छोटा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो वधु प्लस उत्सव मिलकर क्या बनाएगा, वधु। बताइए वधुत्सव, क्या हो जाएगा, वधुत्सव। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक, अगला हमारा जो है वो हमारा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होगा तो क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, सरयू। सरयू प्लस बड़ा ऊ रुमी, क्या होगा, ये बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, बताइए। अगर ये लास्ट है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। और यही नियम आपके जितने भी संधि पढ़े हो, यही 3 नियम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको इसका मतलब पूरा संधि समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर बताइए सा, ठीक, यहाँ रा है, फिर ये या है, या हमारा कैसा है, व्यंजन है, और व्यंजन के साथ एक मात्रा किसका, बड़ा ऊ का। ठीक, यहाँ पर बड़ा ऊ है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ऊर्मी। ठीक, अब बड़ा ऊ का मेल किससे होगा, बड़ा ऊ से, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अब बताओ सर यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए, यहाँ पर किसका मात्रा होगा, बड़े ऊ का, तो सर यू, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, मी के ऊपर रा, रेफ वाला रा, तो क्या होगा, सर यूर्मी। ठीक, इसका और एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो देख लीजिए, भू प्लस ऊर्जा। भू प्लस ऊर्जा, बताइए यहाँ पर जो भुआ है उस पर कौन सा मात्रा, बड़ा ऊ का। यहाँ पर जो ऊ है वो कैसा है, बड़ा ऊ। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बताइए ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बनाएगा, बताइए, चलिए बताइए। बताइए भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बनाएगा, बताइए। ये ऊ इसके साथ चला गया तो बताइए क्या बताए, जा, क्या बचा, जा के ऊपर क्या बचाएगा, भूर्जा। ठीक, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आज दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों ने अच्छे से दीर्घ संधि पढ़ लिया होगा। अगर दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, लिखिए कि सर जी हाँ समझ में आ गया। ठीक, अब हमारा जो अगला नेक्स्ट सेशन होगा वो दीर्घ संधि पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे, जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे या पूछे गए होंगे, उनको हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारी जो सेकंड क्लास होगी दीर्घ संधि से संबंधित कुछ एग्जाम्पल को लेके उपस्थित होंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वैसे आपका कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए शायद, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ समस्या रह गई हो। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही। ठीक, जय हिंद।